नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। अभी हाल ही में यूरोप जैसे देशों में, खासकर ब्रिटेन में हीट वेव से काफ़ी लोग वहां पे मारे गए। अब यहां पे एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अभी देखिए भारत में बिल्कुल ही यहां पे मानसूनी समय चल रहा है और एल नीनो का भी भारत में कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो भारत के खासकर पूर्वी तटों में, खासकर यहाँ पे उड़ीसा की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, बिहार हो गया, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े भागों में भी देखेंगे तो बिल्कुल ही यहाँ पे बारिश नहीं के बराबर हो रही है। इसीलिए यहाँ पे मौसम विज्ञान के अनुसार एक रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई है, जिसमें साफ साफ यह बताने की कोशिश की जा रही है कि हीट वेव अर्थात जिसे ग्रीष्म लहर के रूप में जाना जाता है, ये भारत में काफ़ी हद तक यहाँ पे प्रभावी हो चुकी है। और यही कारण है कि अभी भारत में मानसून होते हुए भी सामान्य दर से अगर देखा जाए तो वर्षा की मात्रा में काफ़ी यहाँ पे कमी देखी गई है, जिसके वजह से सूखा पड़ने की भी यहाँ पे संभावना जताई जा रही है। तो पूरा का पूरा इसका हम लोग एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सअप करें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा वैसे यहाँ पे टॉपिक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि चर्चा में यहाँ पे क्यों है, इसके साथ साथ ग्रीष्म लहर क्या है, यहाँ पे ग्रीष्म लहर घोषित करने के शर्तें क्या क्या हैं, यहाँ पे खासकर आईएमडी के यहाँ पे मानक के अनुसार हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि किस परिस्थितियों में यहाँ पे ठीक है ग्रीष्म लहर यहाँ पे घोषित किया जा सकता है। उसके बाद से बात करेंगे कि जब इतनी यहाँ पे भयावह जब स्थिति बनने वाली है तो इसका इम्पैक्ट भारत में क्या पड़ सकता है, और जब इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे तो उसमें कुछ न कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी यहाँ पे समाधान होगा, जो भी रणनीति होगा, वो भी यहाँ पे किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ग्रीष्म लहरों को प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पे रणनीतियाँ, सारे चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा एनालिसिस पार्ट ही आपको कराया जा रहा है। मेरे साथ बने रहिए यहाँ पे। चलिए हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पे चर्चा में क्यों है। देखिए यहाँ पे ग्रीष्म लहर या हीट वेव कह रहा है कि इसके उभार ने पूरे विश्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऑलरेडी मैंने अभी यूरोपीय जैसे देशों का ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है। यूरोप में एक बहुत बड़ा कारण देखिए हीट वेव बनने का, आप लोगों ने कहीं स्टडी भी किया होगा कि वहाँ पे समुद्र के आसपास रहने वाले जितने भी ठीक है देश है, चूँकि समुद्र से ठीक है तेज़ी से क्या होगा, इवोपराइजेशन की प्रक्रिया होगी, आर्द्रता पूरी तरीके से वहाँ पे बढ़ जाएगा, और वो आर्द्रता यहाँ पे देखेंगे तो पूरी तरीके से वर्षा में कन्वर्ट यहाँ पे नहीं हो पाती है। और यही कारण है कि देखिए जब भी यहाँ पे आर्द्रता अर्थात ह्यूमिडिटी की मात्रा यहाँ पे बढ़ने लगती है तो देखिए कितना उमस भरी यहाँ पे गर्मी सामने आ जाती है। और यही ठीक हुआ उस ब्रिटेन के जलवायु में, यूरोप के जलवायु में, जहाँ के लोग लगभग ठीक है 5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर में रहने वाले लोग हैं, और वहाँ पे टेम्परेचर स्टैंड 30 डिग्री 35 डिग्री पहुँच गया। ठीक है, तो समस्या वहाँ पे आएगी ही आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए भारत में भी यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए नज़र आ रहा है। मई 2022 में देखिए यहाँ पे अभी ठीक है लगभग 2 महीना पहले अगर देखा जाए तो यूरोपीय अंतरिक्ष जो एजेंसी है यहाँ पे, इसने उत्तर पश्चिम भारत के कई भागों में भूमि की सतह का तापमान देखिए 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया, जबकि कुछ इलाकों में यह तो 60 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। तो देखिए कितनी भयावह स्थिति हो जाएगी। ठीक है, मानसून लाने के लिए गर्मी के दिनों में बड़ा ही अच्छा एक ठीक है हाई टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों ने ज़रूर ही पढ़ा होगा कि गर्मी के दिनों में समुद्र का तापमान यहाँ पे लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे ठीक है, तो समुद्र में देखिए पूरी तरीके से हाई प्रेशर बन जाएगा। उसी तरीके से गर्मी के दिनों में स्थल भागों में देखेंगे तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे कि लो प्रेशर पूरी तरीके से बन जाएगा। और यही तो कारण है कि हवाएं जो है देखिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, अर्थात यहाँ पे समुद्र से जब स्तर की ओर हवाएं चलेगी यहाँ पे तो बहुत सारी जो आर्द्रता लेके जाएगी और स्थल भागों में बरसात करेगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपको समझना है कि जो नॉर्मल जो यहाँ पे तापमान है ना पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्योंकि 55 डिग्री 60 डिग्री यहाँ पे तापमान जो हो जा रहा है, जो पूरी तरीके से इसको अनबैलेंस कर दे रहा है, इसको बिगाड़ दे रहा है। और यही कारण है देखिए कभी आज ठीक है लगभग वर्तमान में भारत के पश्चिमी भागों में तो अच्छी खासी वर्षा होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन पूर्वी भागों में बहुत अधिक अच्छी वर्षा यहाँ पे नहीं हो पा रही है।
तो आपको इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर चुका था। साथ ही आर्द्रता यहाँ पे हो जाएगा, देख पा रहे बढ़ जाएगा, कम बारिश होने लगेगी और उच्च तापमान की वजह से ये सारी गतिविधियाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब बात करते हैं हम लोग ग्रीष्म लहर यहाँ पे क्या है। तो असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि, अब वही है ना कि नॉर्मल जैसे कि बिहार यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे लगभग 30-35 डिग्री के आसपास गर्मी के दिनों में, मतलब कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो तापमान होता है, अब यही तापमान सोचिए कि 45 डिग्री चला जाए, 47-48 डिग्री ठीक है चला जाए, तो समस्या तो यहाँ पे होगा ना होगा। तो इंस्टेंट क्या हो रहा है, तापमान यहाँ पे बढ़ जा रहा है। देखिए क्या हो रहा है, तो जनरली मई से ठीक है जून महीने के बीच ये सब चीज़ होता है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आया हुआ है उसमें यह बताया गया है कि ये बहुत ही दुर्लभ मामला है, क्योंकि जुलाई का महीना तक आ गया। देखिए अभी ये जुलाई चल रहा है, अब जुलाई भी लगभग ख़त्म होने वाला है, और इसके बाद भी पूरे भारत में मानसून का बहुत अच्छा यहाँ पे प्रभाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक समस्या के कारण है कि नहीं है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए यहाँ एक भयावह स्थिति यहाँ पे पैदा करेगा ही करेगा। इसीलिए इसका विस्तार कर रहा है कि यहाँ पे जुलाई में, और जुलाई में देखिए भारत में, खासकर उत्तर भारत में अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे ठीक है जो भी यहाँ पे खरीफ फसलों की यहाँ पे खेती शुरू हो जाती है, तो समस्या तो आएगा ही आएगा। इसमें आईएमडी के द्वारा देख पा रहे हैं यहाँ पे भारतीय मौसम ठीक है जो विभाग है यहाँ पे, इसके अनुसार भारत में ग्रीष्म लहरों की संख्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1981 से 99 तक महज 10 साल में देखेंगे आप तो 400 ठीक है 13 से बढ़ के अभी जो गैप है देखिए 2011 से लेकर 20 तक लगभग 600 से भी यहाँ पे अधिक हो गई है। तो इतनी बार यहाँ पे देखिए ग्रीष्म लहर का प्रकोप यहाँ पे हो रहा है, तो समस्या आएगी ही आएगी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कारण है कि इसके आने का यहाँ पे कारण क्या है, तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है हम और आप है। यहाँ पे मानव जनित जो गतिविधियाँ है ये सबसे बड़ा यहाँ पे रोल प्ले कर रही है, क्योंकि इसको प्रकृति जनित तो यहाँ पे कहा ही नहीं जा सकता है, प्रकृति जनित है, लेकिन मानव गतिविधियों की वजह से जो यहाँ पे प्रकृति है बिल्कुल ही एक विकराल रूप यहाँ पे धारण कर ले रहा है। समस्या यहाँ पे आएगी ही आएगी। कारण यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अब इस जलवायु परिवर्तन को लेके कोई एक देश तो जिम्मेदार है नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने तो सीमाओं को बांट लिया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि एक जगह से होने वाले जो गतिविधियाँ हैं, अगर अमेरिका में अधिक औद्योगिकरण हो रहा है, वहाँ से अधिक धुआं निकल रहा है, CO2 की मात्रा वहाँ पे बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या तो होगी ही होगी। अब ये थोड़ी है कि अब अमेरिका कर रहा है तो सिर्फ अमेरिका को ही दिक्कत होगा, क्योंकि आसपास के क्षेत्र को भी यहाँ पे समस्या होगी। यहाँ पे चाइना कर रहा है, भारत कर रहा है, तो आसपास के ठीक है लोगों को भी समस्या होगी, आसपास के देशों को भी समस्या होगी। कहावत सुना ही होगा आप लोगों ने, सनम हम तो डूबेंगे ही तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पे इस चीज़ को समझने की आपको ज़रूरत है। ग्रीष्म लहर घोषित करने के शर्तें, आखिर कौन कौन से ऐसे टर्म एंड कंडीशन हैं जिसके वजह से ग्रीष्म लहर यहाँ पे घोषित कर दिया जाता है। इसके लिए कुछ मापदंड है, जैसे कि बोला जा रहा है कि मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे तापमान पूरी तरीके से पहुँच जानी चाहिए। अब देखिए मैदानी इलाकों में कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है, जो कि एक अच्छा खासा तापमान होता है। पहाड़ी इलाकों में देखिए नॉर्मली जो तापमान होता है लगभग रूम टेम्परेचर के आसपास ही होता है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, लेकिन वहाँ पे तापमान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुल मिला के तो तापमान लगभग 5 से 6 जो डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे बढ़ जा रहा है। अब आपको लग रहा है 1-8 डिग्री बढ़ने से क्या हो जाएगा, आपको समझना होगा कि पूरे के पूरे पृथ्वी का तापमान अभी तक लगभग ठीक है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इतने सारे ग्लेशियर यहाँ पे पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। तो आपको भी समझना होगा जब गर्मी अधिक होती है ना, तो उसमें एक डिग्री जो तापमान है यहाँ पे ठीक है पूरी तरीके से भारी पड़ता है। समस्या तो आएगी ही आएगी, खुद से आप फील करके देखिए। फिर कह रहा है कि यदि किसी स्थान का सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री से कम या उसके बराबर है तो सामान्य तापमान से देखिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यही जो बढ़ रहा, अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया, इसी को ग्रीष्म लहर की स्थिति बताई जाती है।
कुछ कंडीशन में सामान्य तापमान से लगभग 7 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ जाए किसी भी स्थान का तापमान, चाहे वो ठीक है समुद्र को काउंट कर सकते हैं, कई सारी स्टेशन है उसको कहा काउंट कर सकते हैं, मैदानी भाग, पहाड़ी भाग, जहाँ पे लगभग 6-7 डिग्री का यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए तो वैसे जगहों को यहाँ पे घोषित कर दिया जाता है। यूपीएससी में प्रीलिम से पूछा जा सकता है, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन के रूप में। इस कुछ चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे और मेंस के लिए तो टॉपिक है ही है। अब भारत में ग्रीष्म लहर के प्रभाव यहाँ पे क्या होगा, तो देख रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ा जो इसका इम्पैक्ट है कि आर्द्रता अधिक होगी, गर्मी यहाँ पे अधिक होगी और वर्षा होगा ही नहीं। ये ठीक तो वैसे हो गए यहाँ पे जैसे कि राजस्थान का जो ठीक है लगभग 30 डिग्री जो अक्षांश की जो स्थिति है 30 डिग्री अक्षांश में लगभग देखेंगे तो वहाँ पे यही कंडीशन बनता है। तापमान भी वहाँ पे अधिक होगा, आर्द्रता भी वहाँ पे अधिक हो जाएगा, लेकिन वर्षा देखेंगे तो नहीं होगा, जबकि वर्षा के लिए बिल्कुल ये अनुकूल स्थिति यहाँ पे होती है। तो यही समस्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जब वर्षा ही नहीं होगी तो समझिए कितना सारा एरिया इससे यहाँ पे प्रभावित होगा। इसीलिए नंबर 1 है यहाँ पे आर्थिक प्रभाव। अब आप खुद से भी थोड़ा सोच के लिख सकते हैं। आर्थिक प्रभाव हो गया, किसानों की स्थिति, मजदूरों की स्थिति यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखते चले, अर्थव्यवस्था पे बिल्कुल प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गरीबी और सीमांत किसानों की आजीविका नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। अब सोचिए, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भारत के जीडीपी में सबसे जो कम रोल है, ठीक है, प्राथमिक सेक्टर का ही होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर का ही जो कंट्रीब्यूशन है सबसे कम है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है, जो सबसे अधिक जो रोजगार परक सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर है। भले एक दिहाड़ी मजदूर को, ठीक है, 100 रुपये मजदूरी मिल रही है, 150, 200 ही मिल रही है गाँव के क्षेत्रों में, लेकिन कम से कम उसको एक आजीविका का साधन तो मिल रहा है। तो समझिए समस्या आएगी ही आएगी। किसानों के पास जब पैसा नहीं आएगा तो पूरा इंडस्ट्री धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? इंडस्ट्री ही, चूँकि किसानों के लिए जो भी यहाँ पे औद्योगिकरण से संबंधित ट्रैक्टर हो गया और फिर जो भी उनके मशीनीकृत जो यंत्र हैं वो कहाँ से खरीद पाएंगे, लोन ही नहीं चुका पाएंगे या फिर खरीदेंगे नहीं। तो किस प्रकार से एक चक्र है यहाँ पे, मानसूनी जो चक्र है, मानसून जब डिस्टर्ब होता है, वर्षा जब नहीं होती है तो सिर्फ किसान ही प्रभावित नहीं होता है बल्कि उससे इंडस्ट्री भी बहुत अधिक प्रभावित होती है। चूँकि पूरी तरीके से डिमांड ही कम हो जाएगा तो फिर सोचिए आदमी कोई सप्लाई कैसे कर पाएगा, समस्या आएगी ही आएगी। दिहाड़ी मजदूरों की उत्पादकता पर भी यहाँ पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि दिहाड़ी मजदूरों को तो बस यही है कि आज हम अर्निंग कर रहे हैं इसीलिए अब अपना पेट भर रहे हैं, अपने बाल बच्चों का पेट भर रहे हैं, तो इनको रोजगार ही नहीं मिलेगा तो सोचिए कितनी समस्या होगी। पेट ही नहीं भर पाएगा, इनके बच्चे पोषण के शिकार हो जाएंगे, शिक्षा ठीक है नहीं मिल पाएगी। फिर वही है घुमा फिरा के फिर पूरी तरीके से जो समझ रहे हैं ना, मतलब नशेड़ी टाइप का पूरी तरीके से नशाओं से घिर जाना एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है। यहाँ पे इस चीज़ को आप अपने आसपास के क्षेत्रों में देखिए और इसे फील कीजिए। उसके बाद देखिए कृषि क्षेत्र पर प्रभाव है। जैसे कि ऑलरेडी कृषि के लिए कोर जो स्टेट यहाँ पे माना जाता है, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, खासकर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग जहाँ पे हरित क्रांति सबसे अधिक सफल हुआ है। इन लोगों ने भी पिछले बार देखे यहाँ पे रबी फसल वैसा फसल है जिसको लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने में, जैसे गेहूं वगैरह रबी फसल की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ से भी कल यहाँ पे ऑलरेडी इन लोगों ने क्लेम किया था कि देखो भाई हमारे पास गेहूं के उपज में यहाँ पे नुकसान होने की सूचना मिली है। क्योंकि क्यों, हीट वेव से गेहूं के लिए बहुत अधिक ध्यान रखिएगा, ना बहुत अधिक वहाँ पे टेम्परेचर चाहिए, ना बहुत अधिक ठंडा चाहिए। बहुत ठंडा हो जाएगा तभी भी गेहूं को पाला मार देगा, और अधिक जब टेम्परेचर हो जाएगा तो गेहूं का पूरी तरीके से ग्रोथ रुक जाएगा। इसीलिए नम जलवायु होनी चाहिए गेहूं के लिए। तो यहाँ पे देखिए समस्या आई ही आई। यहाँ से भी क्लेम किया गया ग्रीष्म लहरों के कारण गेहूं के उत्पादन में 6 से 7% कमी होने का अनुमान है। अब सोचिए 6 से 7% कमी होने का अनुमान है तो समस्या आएगी ही आएगी। भारत से एक्सपोर्ट यहाँ पे कम हो जाएगा। ऑलरेडी देखिए रसिया यूक्रेन को लेकर जो वार चल रहा है यहाँ पे गेहूं की, ठीक है, पूरी तरीके से वहाँ पे एक्सपोर्ट को लेकर समस्या तो आ रही है यहाँ पे। तो भारत भी यहाँ पे क्या कर रहा है, तो अपने गेहूं को बहुत अधिक हद तक एक्सपोर्ट नहीं करके संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि वहाँ से जब गेहूँ आएगी ही नहीं तो हो सकता है कि भारत को भी अगर ज़रूरत पड़े, भारत समझ रहे हैं ना, अनाज बहुत सारा अनाज भारत एक्सपोर्ट भी करता है और इम्पोर्ट भी करता है, तो आपको समझते चलना है। पशुधन में देखिए यहाँ पे ग्रीष्म लहरों की चपेट में है। इंसान जब खुद है तो पशु भी तो है,
वो होते हैं ना पशु, क्या ठीक है, वो इंसानों की कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं भाई। उनको भी दर्द होता है, उनको भी समस्या होता है, और जब अधिक गर्मी होगी तो फिर सब समस्या होगा। देखिए उनका, ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि कॉर्नेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुमान के अनुसार बताया गया है कि लगभग 2000, देखिए 22 चल रहा है, ठीक है, अगले वहीं है लगभग, ठीक है, 80 सालों के बाद बताया जा रहा है कि भारत डेयरी फार्मिंग में दुग्ध उत्पादन में लगभग 25% की यहाँ पे कमी आ सकती है। और अभी से देखिए, ठीक है, अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, अभी देखिए फुल क्रीम का दाम देखिए लगभग दिल्ली जैसे शहरों में 32 रुपया यहाँ पे चला गया है। तो इससे महंगाई क्या हो जाएगी, और अधिक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे मानव मृत्यु, ठीक है, इससे तो होगा ही होगा। यहाँ पे असह्य देखिए चरम तापमान, समस्या आएगी ही आएगी। जन जागरूकता कार्यक्रमों की कमी है कि भाई इससे निपटना कैसा है हमें हीट वेव से। अपर्याप्त दीर्घकालिक समन्वय उपायों के कारण स्थिति और यहाँ पे गंभीर हो जाएगी। हॉस्पिटल में पूरी तरीके से लाइन पे लाइन यहाँ पे लग जाएगा, कोरोना जैसी भयावह स्थिति यहाँ पे पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे आपको समझते चलना है, ठीक है। टाटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट और शिकागो विश्वविद्यालय की वर्ष 2019 की इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक है, अत्यधिक गर्मी से देखिए यहाँ पे प्रति वर्ष लगभग 1.5 मिलियन से अधिक लोग मृत्यु के यहाँ पे शिकार होंगे। समझ रहे हैं, 1.5 मिलियन से अधिक सिर्फ और सिर्फ गर्मी से मरने वाले लोग होंगे। अब ये समझ सकते हैं कि सबसे अधिक कहाँ के लोग मरेंगे, या तो फिर वो अविकसित देश होगा, विकासशील देश होगा। विकसित देश तो अपना पूरा एसी कूलर लगा कर रहेंगे, वेल मेंटेन होकर रहेंगे, तो समस्या आएगा। इसीलिए देखिए रहे ना, गरीबी बहुत बड़ा शराब के रूप में अगर देखा जाए, श्राप के रूप में देखा जाए, तो इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए है, देखे हैं ना कि गरीबी पैदा लेना, ठीक है, या फिर गरीबी में जन्म लेना वो अपने हाथ में नहीं है, वो किस्मत की बात है। लेकिन अगर आप गरीब हो के मर रहे हैं तो बिल्कुल ये, ठीक है, आपकी बात है, आपको पर्सनल इसको लेना चाहिए। मतलब चाहिए कि मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए और इस गरीबी के दुष्चक्र से बाहर होइए। इसके अलावा और भी सारी समस्या है, जैसे कि मधुमेह हो गया, परिसंचरण श्वसन रोग के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ। देखिए कितना हेडेक होता है गर्मी के दिनों में, थोड़ी सी गर्मी किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। और जिनको ऑलरेडी देखिए यहाँ पे शुगर हो गया, परिसंचरण और श्वसन संबंधी रोग, तो इनको तो और समस्या होगी, क्योंकि गर्म जो हवा है ना अंदर जाएगी तो फिर फेफड़े को देखिए कितना वो नुकसान पहुँचाएगी। नॉर्मल वो कभी फील ही नहीं कर पाएगा, समस्या आएगी ही आएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे और भी बहुत सारे कारण को दिखाया गया है। बिजली के उपयोग पर प्रभाव, ये सब नॉर्मल है। देखिए दिल्ली जैसे शहरों में खासकर जो भी मेट्रो जो सिटी है, यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी होगी, ठीक है, तुरंत बिजली की डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी। गांव की बिजली को काट के शहरों में भेजा जाएगा, तो समस्या तो आएगी ही आगे। पावर लोड को प्रभावित करेगा। वर्ष 2022 में उत्तर भारत में देखिए अप्रैल माह में औसत दैनिक शीर्ष मांग 2021 की तुलना में 13% अधिक थी, जबकि मई में यह देखिए 30% से अधिक हो गई। कारण यही है, देखिए जुलाई अगस्त में पावर लोड बहुत अधिक बढ़ जाता है, और जब हीट वेव रहेगा तो थोड़ा सा भी राहत नहीं मिलेगी लोगों को, और ठीक है बिजली चाहिए, डिमांड बढ़ जाएगा। उसे पूरा करने के लिए देखिए कहीं ना कहीं हमारा जो इन्वायरमेंट, जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, खासकर देखिए भारत अभी भी कोयले से सबसे अधिक बिजली जो पूरी तरीके से बना रहा है, तो कोयले की खपत पूरी तरीके से बढ़ जाएगी। फिर से पर्यावरण संतुलन की जो मात्रा है बिगड़ने लग जाएगी। हर चीज़ देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। खाद्य असुरक्षा की बात कर ले हम लोग, जैसे कि फसल उत्पादन का नुकसान होगा ही होगा। वृक्ष तक सूख रहे हैं, तो छोटे छोटे जो पैडी होते हैं यहाँ पे, ठीक है, चाहे वो धान के हो गए, ठीक है, इसके अलावा गेहूं के हो गए, समस्या तो इनका ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा। ग्रोथ ही नहीं होगा तो फिर इनमें कैसे आएंगे फल फूल, कैसे आएंगे। वृक्ष तक सूख रहे हैं, आपको समझना है। श्रम उत्पादकता की हानि से यहाँ पे खाद्य उत्पादन में आने वाली प्रत्याशित कमी स्वास्थ्य और खाद्य उत्पादन के जोखिम को और गंभीर कर देगी। सोचिए अभी बिहार यूपी में अगर धान की फसलों को उगाया जा रहा है, सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सोचिए अगर आप एक कृषि फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप फुलफिल करेंगे इस चीज़ को कि अभी देखिए अभी किसान क्या करेगा कि किसी तरीके से मजदूरों को रख के यहाँ पे, ठीक है, अपना जेब काट के इन मजदूरों को तो यहाँ पे दे देगा। लेकिन पता चलेगा कि रिजल्ट के टाइम में किसान ने जो इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, कोई भी मतलब 1% 2% भी ठीक से नहीं मिला। सारा वर्षा ही नहीं हुआ, पूरा यहाँ पे डम हो जाएगा। अब देखिए मजदूर तो अपना पेट भर लिए, लेकिन कब तक।
दो वक्त 2 दिन 4 दिन की इनको रोटी मिल पाएगी उस मजदूरी से, लंबे समय तक ये टिक नहीं सकते हैं। लंबे समय तक टिकने के लिए इन किसानों के पास अनाज होना चाहिए, क्योंकि यही जो अनाज है तभी तो जाके ये अनाज ठीक है एक रिसाइकिल प्रक्रिया की तरह गवर्नमेंट खरीदेगी या फिर ये मार्केट में जाएगा। अगर इनके पास ही नहीं अनाज होगा तो सोचिए मार्केट में तो अगर ये अनाज जाएगा किसी तरह अगर हो भी रहा है फिर बहुत कम मात्रा में हो रहा है। जब सप्लाई ही कम हो जाएगी, किसानों के पास अनाज ही नहीं होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी प्राइस रेट यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो क्या है, मजदूर खरीद पाएंगे? उस समय तो उनको मिल गया, दिहाड़ी मजदूरी खरीद लिए, अब यहाँ पे खरीद नहीं पाएंगे। इसीलिए तो गवर्नमेंट देखिए बहुत सारी जो योजनाएं हैं ठीक है लेके आ रही है, खासकर भारत के संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत ठीक है लोक कल्याणी राज्य की अवधारणा जो यहाँ पे की गई है, गवर्नमेंट इसको कर रही है ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारा लीकेज भी है, आपको इस चीज़ को भी समझते हुए चलना है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में खाद की कीमतों में यहाँ पे देखिए वृद्धि होगी, घरेलू आय को कम कर देंगे और कुपोषण एवं जलवायु संबंधी मौतों को पूरी तरीके से क्या करेंगे, ये बढ़ावा देंगे। तो ये उष्णकटिबंधीय वाला इलाका आपको पता होना चाहिए, लगभग ठीक है 0 से लेके लगभग मतलब 30 डिग्री के आसपास का जो इलाका है यही उष्ण जो कटिबंधीय जो इलाके के रूप में यहाँ पे जाना जाता है ठीक है। जैसे 0 से 10 ही होता है ठीक है, तो बहुत अधिक आपको इस चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेना ठीक है। 0 से 10 ले लीजिए, फिर 10 से 30 तक उष्ण के बाद उपोष्ण हो जाएगा ठीक है। श्रमिकों पर यहाँ पे प्रभाव की हम लोग बात कर लें ठीक है, बार बार देख रहे हैं वर्ष 2030 तक कहा जा रहा है कि कृषि और निर्माण जैसे क्षेत्रों से संलग्न श्रमिक गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिया है, लाइवलीहुड की इनको समस्या आ जाएगी। अब आइए कि इसको भाई क्या कम किया जा सकता है या फिर इसको ख़त्म किया जा सकता है। देखिए ख़त्म करने के लिए तो फिर यहाँ पे पूरे देशों को एक मंच में आना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग को लेके, ओजोन को लेके तो यहाँ पे पूरी तरीके से एक मंच में लोग आ नहीं पा रहे। WTO जैसा संस्थाओं में तो देखिए पूरी तरीके से आपस में सारे देश लड़ते झगड़ते रह जाते हैं। जहाँ पैसे की बात आती है कोई देश सामने यहाँ पे नहीं आ पाता अपने जिम्मेदारियों को ठीक है, कोई नहीं समझता, सब तू मैं की स्थिति में आ जाता है, तुमने किया ठीक है। लेकिन समस्या किसको होगी? समस्या यहाँ पे सारे लोगों को होगी, जो कि ऊपर के लोग तो उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन नीचे के लोग ठीक है अभावग्रस्त जिंदगी में उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे, समस्या सबसे उनको अधिक होगी। तो यहाँ पे देखिए ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको कोई भी डिजास्टर है ना ठीक है, कोई भी डिजास्टर है यहाँ पे उसको ख़त्म बहुत हद तक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको कम करने का यहाँ पे प्रयास किया जाना चाहिए। आप भी जब किसी जिला में जब DM बन के जाएंगे, खासकर ठीक है जो भी यहाँ पे कोस्टल इलाका है वहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ बहुत अधिक होती हैं। वहाँ पे इस चीज़ को कम करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट आपका ज़बरदस्त होना चाहिए, तभी तो इन चीज़ों से आप लड़ पाएंगे, सीख पाएंगे। सीखिए किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है। पहला है यहाँ पे हीट वेव एक्शन प्लान ठीक है, हीट वेव एक्शन प्लान यहाँ पे ला के करना चाहिए। क्या है हीट वेव एक्शन प्लान? देखिए सरकार को मानव जीवन, पशुधन और वन्य जीव की सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक कार्य योजनाओं तैयार करने की यहाँ पे प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि अभी किसी को जनरली पता ही नहीं है कभी हीट वेव भारत में चल रहा है। खासकर गाँव में किसानों के लिए ठीक है, या फिर छोटे छोटे शहरों में ये जन जागरूकता की बहुत अधिक कमी है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ठीक है पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी प्ले करनी चाहिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए यहाँ पे सेंडाई जो फ्रेमवर्क, याद करिए सेंडाई फ्रेमवर्क कितना ही शानदार फ्रेमवर्क है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसका पूरा का पूरा जो पिलर है ना, 4 स्तंभ यहाँ पे टिका हुआ है, 4 ध्यान रखिएगा सेंडाई का। 4 में यहाँ पे जैसे कि कुछ चीज़ों को मैं नाम लेता हूँ। नंबर 1 था उसमें ठीक है कि आपदा जोखिम का अध्ययन करना, इसके साथ साथ प्रबंधन में सुधार था कि किस तरीके से भाई सुधार किया जाए, किस तरह से जोखिम को कम किया जाए, हर जगह किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके ठीक है जो भी यहाँ पे समस्याएं आ रही है उसको कम से कम किया जा सके। अगर समस्या आ ही कहीं सब चीज़ हो ही गया है तो जिन लोगों को समस्या हुआ है उनका पुनर्वास पुनर्निर्माण ठीक है किस तरीके से उनके क्षेत्रों को यहाँ पे किया जाए। तो सेंडाई फ्रेमवर्क को देखिए यहाँ पे लागू करने के लिए राज्य को भी ठीक है, सरकार को भी मिलजुल के यहाँ पे काम करना चाहिए। जैसे केरला में आपको याद होगा कुछ साल पहले बाढ़ आया था ठीक है, तो इसको विदेशी सहयोग भी यहाँ पे बहुत लोगों ने यहाँ पे देने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा पूरी तरीके से मना कर दिया। हालांकि अपना अपना एक प्रोटोकॉल है सबका है, लेकिन यहाँ पे समझना चाहिए यहाँ पे कि जब उतनी बड़ी डिजास्टर उस समय केरला में आया था लगभग मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले, तो यहाँ पे मिलजुल के ठीक है उसको जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। बिहार में आए दिन, उत्तर बिहार में खासकर कोसी नदी को लेके देखिए कई सारे लगभग 7-8 जिलों में पूरी तरीके से
ठीक है, राष्ट्रीय मतलब डिजास्टर यहाँ पे घोषित कर दिया गया था, लेकिन अभी भी उनको जितना हेल्प मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया। तो समस्या तो है यहाँ पे, सेंटर और स्टेट यहाँ पे मिलजुल के काम करें, अच्छा हो जाएगा, खासकर लोक कल्याण के लिए। सार्वजनिक जागरूकता और पूर्व चेतावनी प्रणाली। अभी के समय में सिर्फ और सिर्फ जो इंटरनेट का प्रयोग टाइम पास के लिए यहाँ पे नहीं करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत हद तक करना चाहिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता का प्रसार। ग्रीष्म काल के दौरान देखिए हीट प्रूफ ये आश्रय, ठीक है, सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध करानी चाहिए। सार्वजनिक पेयजल देखिए उस समय, ठीक है, शुद्ध जो जल नहीं मिल पाता है, आज तो जल बिल्कुल बोतल बंद यहाँ पे हो गया है, लगभग हर बोतल के लिए आपको 20-25 रुपये पे करना होगा, तब तो जाके मिलेगा। अब समझिए एक दिहाड़ मजदूर की जो मजदूरी है यहाँ पे 200-250 रुपये, अगर वो 20-25 रुपये का पानी ही पी लेगा, क्या एक बोतल से काम चल जाएगा? 50 रुपये पानी में खर्च कर देगा तो उसके पास पैसे कितने बचेंगे, अपने बाल बच्चों को कैसे खिलाएगा वो? तो यहाँ पे ज़रूरी है पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, ताकि इसको कम से कम यहाँ पे किया जा सके। क्योंकि हीट वेव में देखिए जितनी ह्यूमिडिटी अधिक होगी, आर्द्रता अधिक होगा, आपके बॉडी से पसीना उतना अधिक निकलेगा। इसका मतलब कि पानी की मात्रा जो है आपके शरीर में कम हो जाएगी और उसको बाहर से ही उस पानी को यहाँ पे कमी किया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज जैसे, ठीक है, वो होते हैं ना फिट मार देना बोलते हैं हम भाषा में देहात में, करेंगे तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, पानी चढ़ाना शुरू हो जाएगा, बोलेगा कि शरीर में पानी ही नहीं है, वीकनेस आ गई है। जलवायु कार्य योजनाओं को यहाँ पे लागू करना, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे, जिसे समावेशी विकास और पारिस्थितिक समन्वयता के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, ध्यान रखिएगा, NAPCC को सच्ची भावना से लागू किया जाना चाहिए। इसमें जो भी देखिए अलग अलग सेक्टर है, चाहे गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चाहे वो इंडस्ट्री हो गया, कोई संस्था हो गया, ठीक है, कोई एजेंसी, वैज्ञानिक, सबको यहाँ पे एक पटल पे आके मिलजुल के काम करना चाहिए और उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। प्राकृतिक आधारित समाधानों को न केवल जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनाया जाना चाहिए, बल्कि इसे इस तरह से अपनाया जाए कि जो नैतिक हो और अंतरपीढ़ी न्याय को यहाँ पे बढ़ावा देता हो, ठीक है। ग्रीष्म लहर को प्राकृतिक आपदा के रूप में चिन्हित करना चाहिए, जैसे कि राजस्थान का एरिया हो गया, ठीक है, इधर अभी अच्छी खासी मात्रा में बिहार, यूपी में अगर हो रहा है, खासकर जो बुंदेलखंड वाले इलाके में हो रहा है, तो समझना चाहिए कि प्राकृतिक आपदा के रूप में चिन्हित करना, ताकि उस प्राकृतिक आपदा को एक पार्टिकुलर जगह में जब चिन्हित कर दिया गया है तो हर जगह से इसको सपोर्ट मिल पाए, ठीक है। नंबर 1 है यहाँ पे देखिए, ग्रीष्म लहर को प्राकृतिक आपदा घोषित किए जाने से राज्य और जिला प्रशासन को क्षेत्रीय स्तर पर हीट वेव एक्शन प्लान तैयार करने में मदद मिलेगी। कि भाई कोई एक जिला ही है, कोई जिला का एक ब्लॉक ही है जहाँ पे सबसे अधिक वहाँ पे हाई टेम्परेचर हो रहा है, तो सारी फैसिलिटी सबसे पहले वहाँ पे उपलब्ध कराना जरूरी है। यही तो है देखिए यहाँ पे, ठीक है, चिन्हित करना, उसको मार्क करना, डेंजर जोन, जैसे कोरोना में हुआ था ना, बहुत डेंजर, थोड़ा सा कम डेंजर, ऐसे, ठीक है, उसको एक अलग अलग समझ सके हैं कि एक लॉजिस्टिक टाइप का यहाँ पे बांट के यहाँ पे इस चीज़ को किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्कूलों में देखिए गर्मी, यहाँ पे छुट्टी की, यहाँ पे गर्मी की छुट्टी जो भी है घोषणा वगैरह आप भी देखिए चल रहा है, बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। आए दिन देखते होंगे कि अपने आसपास के स्कूलों में या फिर आपके घर जो बच्चे होंगे उनसे पूछिए, देखेंगे कि प्रार्थना वगैरह जब होता है तो उस समय अधिकतर संभावना होती है कि थोड़े देर में बच्चे धड़ाम से गिर जाते हैं अधिक टेम्परेचर की वजह से। तो यहाँ पे इसका प्रबंधन होना चाहिए, ठीक है। डार्क रूप्स को प्रतिस्थापित करना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही ये काला, पीला, नीला, हरा, ठीक है, ये सारा जो पेंट जो कराते हैं ना घरों में, बहुत अधिक समस्या आता है। कह रहा है कि ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरों के अत्यधिक गर्म होने का एक बड़ा कारण यह है कि वे गहरे रंग की छत हो गया, सड़क और पार्किंग स्थलों से ढके हुए हैं, जो गर्मी को अवशोषित करते हैं, उन्हें देर तक बनाए रखते हैं। समस्या तो है, देखिए रोड हमारा ऑलरेडी अलकतरे का, देख पा रहे होंगे, रोड जो बना होता है, ठीक है, गर्मी के दिनों में लगता है वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, वो कितना अधिक टेम्परेचर को अवशोषित करता है। एक तो काला रंग है, काला रंग में ऑलरेडी अवशोषण की क्षमता अधिक होती है, समस्या तो आएगा ही आएगा। शहर हमेशा ही देखिएगा टेम्परेचर के मामले में तो गाँव से यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है, शहरों में अधिक रहेगा, क्योंकि गाँव तो थोड़ा ग्रीन है यहाँ पे। दीर्घकालिक समाधानों में ये भी हो सकता है कि देखिए गहरे रंग की इन सतहों को हल्के रंग और अधिक हल्का रंग में जितना अधिक हो सके परिवर्तन कर सके। जैसे सफ़ेद कपड़ा में परिवर्तन की मात्रा सबसे अधिक होती है, एल्बिडो सबसे अधिक होता है सफ़ेद कपड़ों में,
तो वैसे चीज़ों को यहाँ पे लगाना चाहिए। यह अपेक्षाकृत शीतल वातावरण का यहाँ पे निर्माण करेगा। ठीक है, इसके अलावा सस्टेनेबल कूलिंग, यहाँ पे पैसिव कूलिंग प्रौद्योगिकी का यहाँ पर किया जा सकता है। आज तो चलिए एसी है, कूलर है, ठीक है, फैन है। यहाँ पे सोचिए जब मुगलों के समय में देखेंगे तो उन लोगों ने इस तरह से ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी का यहाँ पे विकास किया हुआ था कि बिना बिजली का, ठीक है, बिना बिजली का अपने रूम को बिल्कुल एसी जैसा यहाँ पे रखने का प्रयास करते हैं। जाइए लाल किला वगैरह में घूमने के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे। तो जो प्राकृतिक रूप से जो हवादार जो इमारत है, ठीक है, बेहतर करने की ज़रूरत है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी जो पैनल है यहाँ पे, जिसे IPCC के तहत यहाँ पे बताया गया, इसमें कुछ मापदंड दिया गया कि किस प्रकार से, ठीक है, जितना हो सके यहाँ पे अपने घरों में हल्की से हल्की यहाँ पे ईंटों का या फिर जो एक हवादार जो घर का जो कॉन्सेप्ट है, पूरा इसमें एक गाइडलाइन यहाँ पे दिया गया है कि घरों को किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए यहाँ पे अच्छे से अच्छे उसको आप बेहतरीन बना सकते हैं। जलवायु यहाँ पे है दिया है, प्रत्यस्थायी यहाँ पे फसलों के रूप में भी दिया गया है, जैसे कि जोखिम के संबंधों में गतिशील समझ की आवश्यकता है ताकि मूल्यांकन किया जा सके कि अब अभी तक हमने जिन फसलों पर भरोसा किया है क्या वे भविष्य में खाद्य पोषण और, ठीक है, पोषण सुरक्षा प्रदान यहाँ पे कर सकने में सक्षम होगी। समस्या तो यहाँ पे आएंगी यहाँ पे देख पा रहे हैं। कुल मिला के यही था, ठीक है, उसका समाधान कारण। अब इससे आप एक कंक्लूजन तो निकाल ही सकते हैं कि अभी जो चल रहा है हीट वेव भारत में खासकर, ठीक है, जहाँ तहाँ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो मानसून को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, उन क्षेत्रों में बारिश नहीं होगी, और जब तक अधिक मात्रा में बारिश नहीं होगी खासकर धान जैसे फसलों के लिए, तो फिर से ग्रामीण इलाकों में, ठीक है, सूखा होने की संभावना बढ़ जा रही है। जैसे कि पिछला 4-5 सालों में लगभग, ठीक है, 2016-17 के आसपास एल नीनो ने काफ़ी हद तक इसको प्रभावित किया हुआ था। तो ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आज का यही कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहें, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि इस तरह का कंटेंट, एक बहुमूल्य जो कंटेंट है, उन तक पहुंचता चले। पीटी के लिए देखिए बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेंस के जो सेगमेंट के लिए, ठीक है, इस तरह से एनालिसिस करके पढ़ाने वाले यूट्यूब में चैनलों की संख्या काफ़ी कम है। तो ऐसे चैनलों को सपोर्ट करिए जो ऐसे पेड कोर्स को आपको फ्री में अवेलेबल करा रहा है, ताकि आप लोगों की एग्ज़ाम में, खासकर मेंस हो गया, ठीक है, इंटरव्यू हो गया, यहाँ तक कि पीटी तक के भी चीज़ों को आपको एक साथ कवर कराया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।